नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो यह वीडियो आपको एक नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम से रहेगा दोस्तों। तो यह वीडियो जो है बिहार बजट पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहला है, बिहार बजट का आकार जो है 2024-25 में क्या है। बिहार बजट का जो आकार है 2024-25 के लिए वह कितना रुपया का रखा गया है। तो 2,78,725 करोड़ रुपया का ये बजट है दोस्तों। 2024-25 का जो बजट है 2,78,725 करोड़ रुपया का है। जबकि पिछले वर्ष की जो बजट था वो 2 लाख, वो कितना था, 2,61,885 करोड़ रुपया था। पिछले साल की बजट था 2022-23 का था, कितना था, तो 2,61,885 करोड़ रुपया का बजट था पिछले साल। तो इस बार कितना वृद्धि हो गया, तो 16,840 करोड़ का वृद्धि हुआ। और परसेंटेज में पूछा जाए तो 6.4 का ये इस बार का वृद्धि हुआ है। क्लियर। तो राजस्व व्यय जो है इस बार कितना रहेगा, 80.97%, अर्थात राजस्व व्यय जो किया जाएगा, ये जो बजट जो होता है दो प्रकार से व्यय करता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय में जो है कितना प्रतिशत रुपया जाएगा और पूंजीगत व्यय में कितना प्रतिशत रुपया जाएगा। तो राजस्व व्यय में 80.97% जाएगा, अर्थात 2,25,677 करोड़ रुपया जाएगा। क्लियर। 2,25,677 करोड़ रुपया जो है ये राजस्व व्यय है, जो कि 80.97 से होता है। और पूंजीगत व्यय की चर्चा करेंगे 19.03% के साथ, कितना है, ये 53,048 करोड़ रुपया जो है इस पर व्यय होगा, पूंजीगत व्यय पर। तो क्लियर हो गया होगा। राजस्व प्राप्ति जो होता है, क्या होता है, राजस्व प्राप्ति जो होता है बिहार सरकार को कैसे प्राप्त होता है, कितना कहाँ से प्राप्त होता है। तो राजस्व प्राप्ति 81.31% प्राप्त होता है राजस्व प्राप्ति से। और पूंजीगत प्राप्ति जो होता है 18.69% होता है। क्लियर। ये प्राप्ति हुआ। और व्यय कहाँ हुआ, राजस्व व्यय 80.97% व्यय होगा और पूंजीगत व्यय जो है 19.03% व्यय होगा। क्लियर। और राजस्व व्यय क्या है, राजस्व प्राप्ति 81 होगा, 81.31, और पूंजीगत प्राप्ति जो है 18.69%। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% एग्जाम में रहेगा दोस्तों। क्यों, किस राज्य का सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में सर्वाधिक रहा है, तो बिहार का रहा है दोस्तों। किसका रहा है, बिहार का रहा है। जबकि दूसरे स्थान पर असम है और तीसरे स्थान पर दिल्ली है दोस्तों। ये थर्ड है और ये सेकेंड है। क्लियर। तो किस राज्य का सर्वाधिक आर्थिक दर 2022-23 में रहा है, तो बिहार का रहा है और दूसरे स्थान पर असम का रहा है और तीसरे स्थान पर दिल्ली का रहा है। बिहार जो है 10.64% के साथ एक नंबर पर रहा है दोस्तों। और असम जो है 10.2% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। जबकि दिल्ली जो है 9.2% के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि राष्ट्रीय औसत की विकास दर की अगर चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय औसत दर का जो विकास दर हुआ है वो 7.24 के दर से विकास किया है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, स्थिर मूल्य पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2012-13 के 2.7 लाख करोड़ से 1.7 गुना बढ़कर 2022-23 में 4.42 लाख करोड़ रुपया हो गया है। क्लियर। और दूसरी पॉइंट है कि वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी के आकार में 2.7 गुनी वृद्धि हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के 2.8 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में
7.5 लाख करोड़ हो गया है दोस्तों। क्लियर। जीएसडीपी का अनुमानित आकार अगर पूछा जाए, जीएसडीपी का अनुमानित आकार तो 2023-24 में कितना था? 2023-24 में ये 8,58,928 करोड़ रुपया था, और 2024-25 में 9,76,514 करोड़ रुपया है। क्लियर। ये अनुमानित आकार था जीएसडीपी का। वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य है। 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है उसमें राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य है। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना है। कितना रखना है? ये वर्ष 2024-25 का जो बजट हुआ है, पेश जो किया है, राजकोषीय नीति का 4 प्रमुख उद्देश्य है। क्या क्या है? पहला है राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना है। क्लियर। दूसरा है राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना है। राजस्व घाटा को क्या करना है? समाप्त कर देना है और राजस्व बचत को अर्जित करना है। तीसरा है सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना है। चौथा है जीएसडीपी के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना है। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों 2024-25 के बजट में। राजकोषीय नीति का ये 4 प्रमुख उद्देश्य है। कौन कौन है? राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना। दूसरा है राजस्व घाटा को समाप्त करके राजस्व बचत अर्जित करना है। तीसरा है सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना, और चौथा है जीएसडीपी के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब फिर चर्चा करेंगे। कहता वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था? तो 5.97% था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना था? 5.97% था। निर्धारित सीमा अभी हम जस्ट बता रहे थे कि निर्धारित सीमा जो है 3% के अंदर रखना था। राजकोषीय घाटा कितना था रखना था? जीएसडीपी का 3% से अंदर रखना था। यही उद्देश्य था। अभी 4 उद्देश्य हम बता रहे थे। तो क्या है 2023-24 में जो है 2.98 रहा था, जबकि 2024-25 में भी यह 2.98 ही रखने का प्लान चल रहा है। क्लियर। और ये अगर 2.98 अगर रुपया में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 29,095 करोड़ रुपया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अधिशेष वित्त वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है? राजस्व अधिशेष जो है वित्त वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है? तो 1,121 करोड़ है। कितना है? 1,121 करोड़ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बचत होगा दोस्तों। इतना का क्या होगा? बचत होगा। यही बोल रहा है। राजस्व अधिशेष में बचत वित्त वर्ष 2024-25 में कितना अनुमानित है? तो 1,121 करोड़ का जो है अधिशेष बचत होगा। क्लियर। राजस्व अधिशेष के कारण जो है राज्य के सार्वजनिक निवेश को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, तो राज्य की आधारभूत संरचना जो है मजबूत होगा। क्लियर। ब्याज भुगतान का जो है कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा क्या है? ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा क्या है? तो 2022-23 की अगर चर्चा करेंगे तो 8.79 था। 8.79 था। और 23-24 की चर्चा करें तो 8.64 था। और 24-25 में अगर चर्चा करेंगे तो 9.05%। ये बजट का अनुमानित हिस्सा है दोस्तों। क्लियर। ब्याज भुगतान जो है 10% के अंदर रहना बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सूचक है। ये 10% जो ब्याज भुगतान जो कर रहे हैं 10% के अंदर जो रहता है तो वो बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सूचक है। क्यों? क्योंकि आप अभी जस्ट हम बताया कि 2022-23 में जो है 8.79% जो है ब्याज भुगतान होगा, और 2023-24 में 8.64% का भुगतान है, और 2024-25 में 9.05
5% का भुगतान है। ये बजट का अनुमानित ये भुगतान है, ये क्या है 10% से सभी में देखिएगा तो कम है, इसीलिए यह क्या है बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सूचक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण, बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण जो है जीएसडीपी का 35.67% है। कितना है? 35.67%। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये रुपया में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये 3,48,370 करोड़ रुपया आता है। कितना आता है? 3,48,370 करोड़ रुपया आता है दोस्तों। क्लियर। ये कुल बजट का 63.46% राशि जो है विकासात्मक व्यय के मद में रखा गया है। कुल बजट का कितना रखा गया है मद में? बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण कितना है ये तो हम बता दिए 35.67% है। और रुपया में कितना? 3,48,370 करोड़। और कुल बजट का अगर हम बात करें कि विकासात्मक व्यय में कितना रखा गया है खर्च करने के लिए, तो 63.46% का राशि रखा गया है। क्लियर। देखिए अब जो ये पैसा जो रखा जाता है ये कहाँ कहाँ से आता है? पैसा की हम लोग चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ से रुपया आता है। तो 40.52% जो है ये केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है। कितना होता है? 40.52% केंद्रीय करों में, जो केंद्र सरकार जो कर व्यय जो वसूलता है, कर जो टैक्स वसूलता है, उसमें राज्य का हिस्सा कितना रहता है? 40.52%। क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट है, दूसरी जगह जो आता है फिर कहाँ से आता है? राज्य सरकार का कर का राजस्व से आता है। राज्य सरकार जो टैक्स लगाता है राजस्व पर, उससे आता है। कितना आता है? 19.47% रुपया आता है। क्लियर। तीसरा है कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार से जो है सहायता अनुदान कितना दिया जाता है? तो 18.7% दिया जाता है। क्लियर। और लोक ऋण जो है, लोक ऋण से जो पैसा आता है, तो लोक ऋण से जो पैसा आता है 18.53% का रुपया आता है। और राज्य का जो कर होता है विभिन्न राजस्व के लिए, भिन्न राजस्व के लिए, वो 2.63% का होता है। और ऋणों की जो वसूली होती है, ऋण जो हम लोग लगाते हैं, राज्य सरकार जो पैसा लगाता है उससे जो वसूला जाता है 0.16% वसूल होता है। तो यहाँ से पैसा आता है। कितने जगह से हम बताए? 6 जगहों से पैसा आता है। पहला, केंद्रीय करों में राजस्व का अंश कितना था? 40.52%। राज्य सरकार का कर राजस्व 19.47%। तीसरा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना? 18.7%। चौथा, लोक ऋण से 18.53%। पांचवा, राज्य का कर विभिन्न राजस्व से 2.63%। और छठा है ऋणों की वसूली जो होता है 0.1% के साथ होता है। क्लियर। तो यह 6 जगहों से पैसा राज्य सरकार को आता है। क्लियर हो गया होगा। और ये जो पैसा आता है, अब ये पैसा जाता कहाँ है उसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पैसा कहाँ कहाँ जाता है उसका देख लेते हैं। पैसा जो ये खर्च होता है, सामाजिक सेवाएं में खर्च होता है, सामान्य सेवाएं में खर्च होता है, आर्थिक सेवाएं में खर्च होता है, लोक ऋण की कल वापसी के लिए किया जाता है, और ऋण और क्या है पैसेंजिया के लिए खर्च होता है, और सहायता अनुदान एवं अंशदान में खर्च होता है। तो 6 जगहों पर खर्च होता है। 6 जगहों से पैसा आता है और 6 जगहों पर वो पैसा को खर्च करता है। तो कहाँ कहाँ खर्च करता है? सामाजिक सेवाएं में 38.89% खर्च करता है। सबसे ज्यादा किसमें खर्च करता है? सामाजिक सेवाएं में। क्लियर। उसके स्थान में फिर दूसरा है सामान्य सेवाएं में खर्च करता है 29.9% के साथ। फिर तीसरे स्थान पर है आर्थिक सेवाएं में खर्च करता है 22.68% खर्च करता है। लोक ऋण की वापसी के लिए कितना खर्च करता है? 8.03% खर्च करता है। ऋण और पैसेंजिया के लिए 0.44% खर्च करता है।
और सहायता अनुदान एवं अंशदान के लिए कितना करता है, 0.01% करता है। तो इस तरह से 6 जगहों पर खर्च होता है, 6 जगहों से पैसा आया और 6 जगहों पर पैसा चला गया। क्लियर। इस तरह से जो है बिहार सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट राज्य के कल्याण के लिए कार्य करता है, ताकि राज्य जो है का विकास हो। क्लियर हो गया होगा। बजट में जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 8 प्राथमिकताएं हैं। जो बजट जो पेश किया गया है 2024-25 में, उसमें 8 प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौन कौन? नियुक्ति एवं रोजगार, पहला है नियुक्ति एवं रोजगार पर ध्यान दिया गया है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण। चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देना। और पांचवा है शिक्षा क्षेत्र में जो है जोर दिया गया है। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास का कल्याण के लिए। और सातवां है उद्योग एवं उद्यमी विकास के लिए खर्च करेगा। और आठवां है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास पर जोर दिया गया है। तो ये 8 क्षेत्रों पर जो है विशेष रूप से जोर दिया गया है। ये 2024-25 का जो बजट है। क्लियर। किसके पर? नियुक्ति एवं रोजगार पर, महिला सशक्तिकरण पर। तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण के लिए। चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। पांचवा है शिक्षा क्षेत्र के लिए। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। और सातवां है उद्योग एवं उद्यमी विकास के लिए। और आठवां है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। 2015 से 20 की अगर चर्चा करेंगे तो इस बीच में जो है मातृ मृत्यु दर में बिहार में जो है 47 अंकों की गिरावट आया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो है 25 अंक का गिरावट आया था। इससे यह पता चलता है कि विकास जो है स्वास्थ्य की ओर जो है अत्यधिक हुआ है बिहार में। क्लियर हो गया होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। कैसे? क्योंकि मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों के साथ गिरावट हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 अंक का गिरावट हुआ था। क्लियर। खेल विभाग का गठन किया गया है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल विभाग का इधर हाल ही में गठन किया गया है, जो कि किससे अलग कर दिया है? कला संस्कृति एवं युवा विभाग से इसको अलग कर दिया गया है और एक अलग विभाग का गठन कर दिया है, ताकि खेल के क्षेत्र में नए युवाओं को मौका मिले और विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब फिर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक एक बात आप सुनते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल है? दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल है? तो 4 जिला दोस्तों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल पक्का ही एग्जाम में रहेगा। 4 जिला शामिल है। कौन कौन है? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। याद रखिएगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण में ये 5 जिला जो है टॉपर पर रखा गया था, जिसमें से बिहार से 4 जिला स्थान प्राप्त किया है। क्लियर। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 जिला। कौन कौन? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स NMDPI नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019-21 में कितना प्रतिशत लोग बिहार में गरीब था? तो कितना प्रतिशत लोग बिहार में गरीब था दोस्तों? तो 33.79% लोग जो है बिहार में गरीब था। ऑप्शन ए सही है। क्लियर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है खास करके एग्जाम के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में यह सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। 2015-16 में यह जो गरीबी था वो 51.89% था, जो कि 19 से 21 में घट करके 33.79% हुआ है। इससे जो है बिहार की स्थिति जो है देखा जाए तो कुछ सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है? तो सुधार जो हुआ है बिहार में गरीबी दर जो है 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
वहीं पूरे देश में 9.89% अंकों के साथ गिरावट हुआ है। इस अवधि के दौरान राज्य में कुल 2.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकल कर सामने आए हैं और सुचारू रूप से अपने जीवन यापन को संचालित करने के लिए सक्षम हुए हैं। तो क्लियर, कब से कब तक, 15-16 से ये 19-21 का जो बीच का जो फासला है उसमें से 2.25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुआ है। क्लियर हो गया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 बिजनेस के क्षेत्र में जो है बिहार राज्य जो है क्या विशेष प्रावधान कर रहे हैं ताकि जो है बिहार में निवेशों की संख्या बढ़े और रोजगार प्राप्त हो। देश विदेश के 600 निवेशकों की भागीदारी हुई थी। देश विदेश के 600 निवेशकों की भागीदारी हुई थी। इस दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर हुआ है। कितना हुआ है? 50,530 करोड़ रुपए के निवेश पर जो है समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। क्लियर। बिहार लघु उद्यमी योजना की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार लघु उद्यमी योजना में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीबी चिन्हित किया गया है। क्या है? 94 लाख परिवार जो है आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित किया गया दोस्तों। स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख का अनुदान देने की घोषणा किया गया है। ये 2024-25 में 250 करोड़ एवं 2025-26 में 1000 करोड़ की स्वीकृति इस क्षेत्र में दिया गया है। बिहार लघु उद्यमी योजना के क्षेत्र में दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब फिर चर्चा करेंगे। बिहार बजट क्या है? बिहार बजट 2024-25 में कुल बिजली उत्पादन में कितना प्रतिशत नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो नवीकरणीय स्रोत से जो है किसमें? नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त कितना रखा गया है? तो 35% रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बिहार बजट 2024-25 में कुल बिजली उत्पादन में कितना प्रतिशत नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 35% रखा गया है, जबकि 15-16 में मात्र 13% था दोस्तों। क्लियर। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित किया गया है। क्लियर। 7 निश्चय योजना 2 के लिए 5,040 करोड़ का प्रावधान है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1.30 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है दोस्तों। वर्ष 2024-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। क्लियर। वर्ष 2024-25 में बैंकों द्वारा लगभग 10,000 करोड़ ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024-25 में 50 जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप का निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और सोलर शॉप चला रही है। गया जिले में स्थापित कंपनी जे वायर्स इस उद्यम के लिए संचालित कर रही है। जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बिहार पर्यटन नीति की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बिहार पर्यटन नीति में 10 करोड़ तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान है, जबकि 50 करोड़ से अधिक निवेश पर 25% का सब्सिडी देने की लक्ष्य रखा गया है। और
SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक जो है 80% छूट देने का निर्णय लिया गया है, ताकि बिहार पर्यटन में जो है विशेष रूप से बढ़ावा मिले, बिहार पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिले। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है, इसका उद्देश्य था कि ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपया प्रति किलोवाट रखा गया है, जबकि पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया यात्री वाहन पर 10,000 किलोवाट घंटा रखा गया है। सामान्य श्रेणी के लिए मैक्सिमम 1.25 लाख एवं SC/ST के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख की क्रय सब्सिडी रखा गया है। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। एक पॉइंट और चर्चा करते हैं, स्वच्छांगिनी परियोजना जो है क्या है? पटना नगर निगम के स्लम में रह रहे महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छांगिनी परियोजना चलाया गया है। क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि स्वच्छांगिनी परियोजना जो है किसके लिए चला गया है? तो पटना नगर निगम के स्लम में रह रहे महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा कृषि रोड मैप का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा कब किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। और बजट का आकार क्या है? तो 1,62,268.78 करोड़ रुपया है। ये चौथा कृषि रोड मैप की चर्चा हम किए। कितना किए? 1,62,268.78 करोड़। क्लियर? चौथा कृषि रोड मैप का जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का है। क्लियर? जबकि फर्स्ट कृषि रोड मैप का जो अवधि था 2008 से 2012 था, जबकि सेकेंड का था 2012 से 2017 तक, और थर्ड जो कृषि रोड मैप था वो 2017 से 2023 तक था। अब नीतीश कुमार यह भी कहा है कि इसके बाद जो है कोई कृषि रोड मैप नहीं आएगा, इसके बाद जो है सभी को कल्याण के मार्ग पर खड़ा कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान के लिए कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है? पान के लिए कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना है? तो बिदुपुर वैशाली में किया जाना है दोस्तों। कहाँ किया जाना है? बिदुपुर वैशाली में किया जाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। क्लियर? जैविक कॉरिडोर 13 जिलों में संचालित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधवारनी जलाशय कहां पर है? सिंधवारनी जलाशय कहां पर है? तो ये मुंगेर में है। हवेली खड़गपुर में पड़ता है, ये मुंगेर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंड घाट जलाशय योजना किस नदी पर है? कुंड घाट जलाशय योजना जो है बहुआर नदी पर है, जो कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुआर नदी जमुई के सिकंदरा प्रखंड में पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हेरिटेज ऐप का संबंध किससे है? बिहार हेरिटेज ऐप का संबंध किससे है? तो बिहार हेरिटेज ऐप का संबंध जो है विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण एवं संरक्षण करना है, यही जो है बिहार हेरिटेज ऐप का संबंध है। क्लियर? तियारा पंप हाउस कैमूर में है, और दड़हर पंप हाउस कैमूर में है। निकृष पंप नहर बक्सर में है, कर्मनाशा नदी पर। उत्तर कोयल परियोजना जो है, उत्तर कोयल नहर परियोजना है, औरंगाबाद एवं गया में है। ये उत्तर कोयल नहर परियोजना किसको लाभान्वित करता है? तो औरंगाबाद एवं गया। सिमरिया घाट परियोजना जो है बेगूसराय में है। क्लियर हो गया होगा। शांतिधर योजना समस्तीपुर में है, और ये बागमती वो बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ता है, शांतिधर योजना। क्लियर? और बागमती बूढ़ी गंडक जिसको बेलवाधर नदी जोड़ो
परियोजना से लाभान्वित जिला जो अगर पूछा जाए तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर है। क्लियर। बागमती, बूढ़ी गंडक, बेलवाधार नदी जोड़ो परियोजना से लाभान्वित अगर ये जिला पूछा जाए तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर होगा। क्लियर। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। बिहार का तीसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा अररिया। क्लियर। अररिया रानीगंज जैविक उद्यान, अररिया में जो है रानीगंज जैविक उद्यान के नाम से तीसरा जो है चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट वनडे एग्जामिनेशन दीजिएगा तो यह सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में प्रति माह कितना रुपया दिया जा रहा है? तो 500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, 500 रुपया प्रति माह दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, मिशन दक्ष योजना का संबंध है। तो मिशन दक्ष योजना जो है कक्षा 3 से 8 तक और कक्षा 9 से 10 के बच्चों हेतु विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, कक्षा 3 से 8 तक एवं कक्षा 9 से 10 के बच्चों हेतु विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। यही मिशन दक्ष योजना का क्या है, संबंध है। क्लियर। वर्तमान में जीविका दीदी की रसोई की संख्या 82 है। कितना है? 82 है। वर्तमान में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। क्लियर। 2022-23 के अंत में कुल बकाया ऋण जो था जीएसडीपी का 39 कितना था, 39.03% था। याद रखिएगा कि 2022-23 के अंत में कुल बकाया ऋण जो था जीएसडीपी का 39.03% था। जो अगर रुपया की चर्चा करेंगे ये रुपया हो जाता है आपका 2,93,307 करोड़ रुपया हो जाता है। तो क्लियर। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। इस वीडियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।